बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है टाइम ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन। इसको स्टडी करने से पहले हम देखते हैं कि तीन तरह से क्लासिफिकेशन कर दी गई है: रेडियल फीडर, पैरेलल फीडर और रिंग बेंच सिस्टम। इसमें हम देखेंगे कि तीनों केसेस में हमने किस तरह टाइम ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। रेडियल फीडर जो है ये एक सिंपलेस्ट सिस्टम है। इसमें पावर जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। जिस तरह यहाँ पर एक तरफ जनरेशन है और दूसरी तरफ ट्रांसमिशन लाइन है। जनरेशन से पावर ट्रांसमिशन लाइन की तरफ फ्लो करती है और पावर फिर ट्रांसमिशन लाइन से होते हुए लोड की तरफ जाती है। एक चीज़ आपने मेन जो है वो ये याद रखनी है कि जो ट्रांसमिशन लाइन सब स्टेशन को सप्लाई प्रोवाइड करे उसे फीडर कहते हैं, और जो कंज्यूमर को कस्टमर को सप्लाई प्रोवाइड करे उसको डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। तो ये मेन चीज़ आपने ना याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स, ये एक डायग्राम देखें। इसमें भी आप देख रहे हैं कि एक तरफ पावर जनरेशन है, उसके बाद ट्रांसफार्मर है, उसके बाद इसी फीडर पे मुख्तलिफ सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं ए बी सी डी, और ज़ाहिर सी बात है इनके साथ इनकी रिलेज भी लगी होंगी। तो यहाँ पर टाइम ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन कैसे होगी? टाइम ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन में भी अब क्लासिफिकेशन है जिसमें दो चीज़ें हैं, एक डेफिनेट टाइम रिले है और दूसरा इनवर्स टाइम रिले है। पहले जो आपको फिगर नज़र आ रही है ये है डेफिनेट टाइम रिले के लिए। अब डेफिनेट टाइम रिले और इनवर्स टाइम रिले में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली डेफिनेट टाइम रिले जो है वो इंस्टेंटेनियस रिले होती है। इसमें जो टाइम रिले को दिया जाता है ऑपरेट करने के लिए, उस टाइम में वो ऑपरेट कर जाती है। ऑन द अदर हैंड इनवर्स टाइम रिले जो होती है उसमें करंट के लिहाज से ऑपरेटिंग टाइम चेंज होता रहता है। इनवर्स मींस करंट ज़्यादा है तो ऑपरेटिंग टाइम कम होगा, करंट कम है तो ऑपरेटिंग टाइम ज़्यादा होगा। ये इनमें ना एक इनवर्स रिलेशन है। डेफिनेट टाइम रिले में करंट की मैग्नीट्यूड पे ऑपरेटिंग टाइम डिपेंड नहीं करता। जितना भी टाइम आपने रिले को ऑपरेट होने के लिए दिया है, वो चाहे 0.5 सेकंड है, 1 सेकंड है, 10 सेकंड है, ठीक है, फॉल्ट करंट आते ही जैसे ही फॉल्ट आया तो रिले ने ऑपरेट कर जाना है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं जिसमें एक फीडर है, उस पर ए बी सी डी 4 सर्किट ब्रेकर हैं, इनके साथ रिलेज लगी हैं। इन सब रिलेज की टाइम सेटिंग भी कर दी गई है। अब हमने टाइम सेटिंग की कैसे? जो सबसे दूर है रिले यानी डी, उसकी सेटिंग की है 0.5 सेकंड, और इसी तरह 0.5 सेकंड के डिफरेंस से सी बी ए, ठीक है, और ये 2 सेकंड तक पहुंच जाता है मैक्सिमम टाइम। यानी कि जनरेटिंग स्टेशन के करीब तरीन जो रिले है उसका टाइम है ऑपरेटिंग टाइम 2 सेकंड। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइम ग्रेडिंग। तो टाइम के हिसाब से ही ग्रेडिंग की हुई है मुख्तलिफ रिलेज। इस पिक्चर में हमने रिलेज का टाइम डिफरेंस जो है वो सेट किया है 0.5 सेकंड। आमतौर पे 0.25 से लेकर 0.5 तक का ना डिफरेंस रखा जाता है दो रिलेज के दरमियान में। अब रिले डी और सी के दरमियान जो डिफरेंस है 0.5 सेकंड का, ये 0.75 भी हो सकता है, 0.9 भी हो सकता है। और ये हमने रिलेज के दरमियान टाइम डिफरेंस क्यों रखना होता है? इसकी वजह ये है, अगर फॉल्ट आता है तो एक रिले ऑपरेट ना करे तो फिर दूसरी करे उस टाइम के गुजर जाने के बाद। क्योंकि अब इस फीडर पे फॉल्ट आ गया डी के बाद, और 0.5 सेकंड गुजरने के बाद अगर ये ऑपरेट नहीं करेगी तो फिर सी ऑपरेट करेगी। 0.5 सेकंड गुजरने के बाद डी अगर ऑपरेट नहीं करती तो फिर सी को पता चलेगा कि फॉल्ट आया, फिर वो बैकअप के तौर पे ऑपरेट कर जाएगी। अब अगर सी का टाइम डी से कम होगा, फॉर एग्जांपल सी का टाइम होगा 0.5 सेकंड और डी का टाइम होगा 1 सेकंड, तो इस तरह तो सी रिले पहले ऑपरेट कर जाएगी, डी बाद में ऑपरेट करेगी। तो फिर तो हमें रिले लगाने का फ़ायदा ही कोई नहीं अगर एक रिले बिला वजह ऑपरेट कर रही है और बाकी के सिस्टम को डिस्टर्ब कर रही है। तो टाइम सेटिंग जो है ना वो इस तरह रखनी है, 0.5 के डिफरेंस से अगर फॉल्ट आने के बाद 0.5 सेकंड में एक रिले ऑपरेट ना करे तो फिर बैकअप के तौर पर दूसरी रिले ऑपरेट करे जो उससे पहले लगी होगी। तो बैकअप प्रोटेक्शन में टाइम हमेशा ज़्यादा रखा जाता है। जैसा कि यहाँ पर सी बैकअप है डी का, डी नहीं ऑपरेट करेगी तो सी करेगी। स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये नॉन डायरेक्शनल रिलेज हैं। ये प्रोटेक्शन है ओवर करंट की, रिवर्स पावर की नहीं। टाइम ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन। इन रिलेज ने ओवर करंट के केस में ही फीडर्स की प्रोटेक्शन करनी है रिलेज ने ऑपरेट करके। तो काइंडली ये चीज़ माइंड में रखिएगा। अब अगला हिस्सा है कि रेडियल फीडर की इनवर्स टाइम रिले से प्रोटेक्शन करनी है।
ये आपके पास इसकी डायग्राम आ गई। अभी हमने डिस्कस किया अगर फॉल्ट करंट ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा रिले को ऑपरेट करने के लिए, और अगर फॉल्ट करंट की वैल्यू कम है तो ऑपरेटिंग टाइम ज़्यादा होगा। अब इसी चीज़ को आपने रिलेट करना है डिस्टेंस के साथ। ट्रांसमिशन लाइन का डिस्टेंस और ऑपरेटिंग टाइम का आपस में क्या रिलेशन होगा? अब डिस्टेंस आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब करंट ज़्यादा होगा तो इम्पीडेंस कम होगी, इम्पीडेंस कम होगी तो डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो ऑपरेटिंग टाइम भी कम होगा। और अगर करंट कम है तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इम्पीडेंस ज़्यादा होगी, और इम्पीडेंस ज़्यादा होगी तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ऑपरेटिंग टाइम भी ज़्यादा होगा। तो पता चला डिस्टेंस और ऑपरेटिंग टाइम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब अगर फॉल्ट रिले से दूर हुआ तो ऑपरेटिंग टाइम ज़्यादा होगा, और अगर फॉल्ट रिले से करीब होता है तो ऑपरेटिंग टाइम कम होगा। ये ऑपरेटिंग टाइम और डिस्टेंस के दरमियान ग्राफ आप देख रहे हैं। ये तीन रिलेज हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर ड्रा कर दी गई हैं। अब फर्ज करें बी और सी के दरमियान फॉल्ट आ गया। अब हम देखेंगे कि कौन सी रिले ऑपरेट करेगी। हम कर्व्स को देखेंगे तो डॉटेड लाइन से हमें पता चलेगा कि कौन सी रिले ऑपरेट करेगी। जिस पॉइंट पर फॉल्ट आएगा हम वहां से देखेंगे, जिस रिले का ऑपरेटिंग टाइम कम होगा वो ऑपरेट कर जाएगी। इसका आसान तरीका ये है कि हम देखेंगे कि किस रिले का फॉल्ट से डिस्टेंस ज़्यादा है, फिर जो नज़दीक तरीन रिले होगी वो ऑपरेट कर जाएगी। अगर रिले बी ऑपरेट ना करे तो रिले ए बैकअप के तौर पर ऑपरेट कर जाएगी। अब यहाँ ये सवाल उठेगा कि ए क्यों ऑपरेट करेगी जबकि सी ज़्यादा करीब है, जबकि इसका ऑपरेटिंग टाइम भी कम है। तो इसका जवाब है कि फॉल्ट सी रिले के प्रोटेक्टेड रीजन में ही नहीं आ रहा। सी का रीजन तो ही फॉल्ट के बाद शुरू हो रहा है, तो फॉल्ट जिस रीजन में आ रहा है इसमें तो सिर्फ ए और बी आ रही हैं। बी ऑपरेट करेगी और वो फेल हो गई तो बैकअप के तौर पर ए ऑपरेट करेगी। अब अगर फॉल्ट सी के बाद आ गया तो हम दोबारा कर्व देखेंगे, सी का ऑपरेटिंग टाइम कम होगा तो वो ऑपरेट कर जाएगी। रेडियल फीडर के बाद बारी है पैरेलल फीडर की। ये दूसरी टाइप है फीडर्स की। पैरेलल फीडर में हमारे पास एक जनरेटर है, या जितने भी जनरेटर हैं वो सप्लाई दे रहे हैं बस बार को, और उसके आगे फिर लगे हुए हैं फीडर पैरेलल में। फीडर से आगे सप्लाई जा रही है सब स्टेशन की तरफ। इसके बाद सब स्टेशन अपनी मर्जी से लोड को सप्लाई देगा। अब हमने पैरेलल फीडर्स में टाइम ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, तो वो कैसे करेंगे? चलें इसको स्टडी करते हैं। फिर इसमें दो पॉइंट बहुत अहम है कि हर फीडर के जनरेटिंग एंड पे एक नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट रिले लगी होगी। आप डायग्राम देखें तो डायग्राम में ए और बी जो दो रिलेज लगी हुई हैं, ये एरो से भी पता चल जाएगा कि ये नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट रिलेज हैं। ठीक है, जो जनरेटिंग एंड पे रिलेज लगी होंगी वो दोनों इनवर्स टाइम करेक्टरिस्टिक होंगी। यानी कि जैसे हमने पहले पढ़ा कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा फॉल्ट से तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा रिले को ऑपरेट करने के लिए, और अगर डिस्टेंस कम होगा फॉल्ट से तो रिले को टाइम कम लगेगा ऑपरेट करने के लिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि सब स्टेशन एंड पे भी हम रिलेज लगाएंगे, और यहाँ पर जो रिलेज लगेंगी वो होंगी डायरेक्शनल रिलेज। ये जैसे ही रिवर्स पावर फ्लो करेगी तो ये ऑपरेट कर जाएंगे। सब स्टेशन एंड पे जो रिलेज लगाएंगे वो इंस्टेंटेनियस करेक्टरिस्टिक वाली होनी चाहिए, यानी कि जो टाइम इनको ऑपरेट करने के लिए दिया जाएगा इन्होंने उसी टाइम में ऑपरेट कर जाना है। ठीक है, ये इनवर्स टाइम करेक्टरिस्टिक नहीं होनी चाहिए, ये इंस्टेंटेनियस टाइम वाली होनी चाहिए। जैसे ही पावर रिवर्स फ्लो करेगी तो इन्होंने ऑपरेट कर जाना है। ये चीज आपने ना, ये डिफरेंस आपने ना याद रखना है। अब फर्ज कर लें फॉल्ट आ गया फीडर 1 पे। यहाँ पर जो रिलेज लगी हैं ए और पी, सिर्फ इन्हीं को ऑपरेट करना चाहिए। जो दूसरे फीडर 2 पे रिलेज लगी हैं बी और क्यू, उन्हें ऑपरेट नहीं करना चाहिए। तो चलें देखते हैं फिर जो हमने स्कीम डिजाइन की है इसमें सिर्फ नीचे वाली रिलेज ऑपरेट कर रही हैं या ऊपर वाली भी कर रही हैं। सबसे पहले हम फॉल्ट का रूट ट्रेस करेंगे। तो करंट जनरेटिंग स्टेशन से बस बार से होता हुआ फीडर 2 में पहले बी से गुजरा, क्यू से गुजरा, फिर सब स्टेशन, और वहां से लोड पे जाने की बजाय वापस फीडर 1 पे बैक आ गया। एक तो ये हो गया। और दूसरा हुआ कि जनरेटिंग स्टेशन से करंट रिले ए से गुजरा, पी से गुजरा, सब स्टेशन से आगे लोड की तरफ जाने की बजाय यहाँ से बैक आ गया। तो ये दो पॉसिबल रूट्स हैं फॉल्ट के। अब फॉल्ट ऊपर से घूम के आए या नीचे से आए, रिले पी को ही पता चलेगा कि पावर रिवर्स आई है, क्योंकि ये डायरेक्शनल रिले है। करंट जब ऊपर वाले फीडर से गुजरेगी तो रिले क्यू जो है उसके लिए तो ये नॉर्मल करंट होगी। सब स्टेशन से जब वापस जाएगी
तो फिर रिले पी को पता चलेगा कि पावर रिवर्स हो रही है, तो ये उस वक्त ऑपरेट करेगी। इसके बाद रिले ए ऑपरेट करेगी या बी ऑपरेट करेगी। तो ये इन्वर्स टाइम रिले है, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। ए का डिस्टेंस कम है बी से, तो इसलिए फॉल्ट ए के ज़्यादा नज़दीक है, तो रिले ए ऑपरेट कर जाएगी और फीडर 1 को सिस्टम से अलहदा कर देगी। फीडर 1 सिस्टम से अलहदा हो जाएगा तो करंट जो है फीडर 2 से कंटिन्यूस फ्लो करती रहेगी सब स्टेशन की तरफ। तो यूं हमने सक्सेसफुली सिर्फ सिस्टम का वही पार्ट सिस्टम से आइसोलेट किया जिस पर फॉल्ट आया हुआ था, बाकी सिस्टम पर करंट कंटिन्यूस फ्लो करेगा। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पैरेलल फीडर के बाद अब बारी है जी रिंग मेन सिस्टम की। ये डायग्राम है जी आपके पास रिंग मेन सिस्टम की। इस फिगर में देखें तो आपको एक जनरेटिंग स्टेशन यानी पावर प्लांट नज़र आ रहा है जिसको हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 4 आपको सब स्टेशन नज़र आ रहे हैं, S1 S2 ऊपर और S3 और S4 नीचे नज़र आ रहे हैं। ये सब आपस में कनेक्टेड हैं और दोबारा फिर से जनरेटिंग स्टेशन से कनेक्टेड हैं। पूरा मिलके एक लूप सी बन गई है, इसीलिए इसे रिंग मेन सिस्टम कहते हैं। अब ये जो फीडर लगे हुए हैं मुख्तलिफ ट्रांसमिशन लाइंस के, तो इनकी प्रोटेक्शन करनी है। अब रिंग मेन सिस्टम में इनकी प्रोटेक्शन का क्या तरीकाकार है? आपने सबसे पहले जनरेटिंग स्टेशन से निकलने वाली जो लाइंस हैं वहां पर आपने नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट रिलेज लगानी है जो कि जनरेटिंग स्टेशन के बिल्कुल करीब लगेंगी। इस फिगर में आपको रिले ए और रिले जे नजर आ रही हैं। ये एरो से पता चल रहा है, यानी जिस तरफ से भी फॉल्ट आएगा ये इसको डिटेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हर सब स्टेशन पर आपने इनकमिंग और आउटगोइंग पर डायरेक्शनल रिलेज लगानी है, यानी रिवर्स पावर रिले लगाएंगे। यानी ये जो सब स्टेशन S1 है इसकी इनकमिंग पे रिले बी और आउटगोइंग पे रिले सी लगाएंगे, और ये दोनों डायरेक्शनल रिलेज होंगी। इसी तरह S2 पे जो रिलेज लगेंगी वो डी और ई होंगी, ये दोनों भी डायरेक्शनल रिलेज। S3 पर रिले जी और रिले एफ। S4 पे रिले आई और रिले एच होंगी। इसी तरह देखें तो हमें पता चलता है कि हम अपनी बात को इस तरह समराइज करेंगे कि जितने भी सबस्टेशन हैं सबके इनकमिंग और आउटगोइंग पर डायरेक्शनल रिलेज लगी हुई हैं, और जो जनरेटिंग स्टेशन एंड है उस लाइन पर नॉन डायरेक्शनल रिलेज लगी हैं। ये बहुत अहम पॉइंट है, ये याद रखना है। एक बात और बहुत अहम है कि आपने सबस्टेशंस के साथ तो रिलेज लगा दी डायरेक्शनल रिलेज, अब इनकी डायरेक्शंस का बहुत ध्यान रखना है कि इनकी डायरेक्शन इनकमिंग और आउटगोइंग पर ऑपोजिट होनी चाहिए। अब अगला सवाल है कि सबस्टेशंस पर आपने डायरेक्शनल रिलेज क्यों लगाई हैं और जनरेटिंग स्टेशन वाली साइड पर नॉन डायरेक्शनल रिलेज क्यों लगाई हैं, और इनको रिलेज को पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्यों लगाया। चलें इस चीज को स्टडी करते हैं। सबसे पहले आपने रिलेज की टाइम सेटिंग करनी है ताकि जिस सेक्शन में फॉल्ट आए तो सिर्फ रेलिवेंट रिले ही ऑपरेट करे, बाकी फीडर सिस्टम से अलहदा ना हो। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए आपने टाइम की जो सेटिंग है ना वो बहुत केयरफुली करनी है। और टाइम की सेटिंग का क्या तरीकाकार है? आपने सबसे पहले एक क्लॉकवाइज लूप लेना है। जी से हो गया जनरेटिंग स्टेशन, एस से सब स्टेशन S1 S2 S3 और S4। आपने इस तरह क्लॉकवाइज लूप लेना है। इस लूप में सबसे पहले जो रिले आएगी वो होगी रिले ए, और इसको टाइम देना है 2.5 सेकंड। फिर 0.5 सेकंड के हिसाब से कम करते जाएं। 2.5 सेकंड टाइम तो दे दिया रिले ए को। अब इसके बाद आपने सिर्फ उस रिले का टाइम 0.5 के हिसाब से कम करना है जो रिले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगी। सबसे पहले कौन सी रिले आ रही है? ए, जो कि नॉन डायरेक्शनल है। इसका सबसे ज्यादा टाइम होगा 2.5 सेकंड। इसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे कौन सी रिले आ रही है, तो रिले आ रही है जनाब रिले सी, यानी एरो को देखेंगे 0.5 सेकंड इसका टाइम कम होने के बाद इसका टाइम रह जाएगा 2 सेकंड। अब इसी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज चलते जाएं तो रिले आएगी रिले ई। अब इसका 0.5 सेकंड कम कर दें तो इसका टाइम हो जाएगा 1.5 सेकंड। अच्छा, अब आगे चलें जी। आगे चलेंगे तो इसी डायरेक्शन में रिले आएगी रिले जी। ये क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं, ये चीज याद रखनी है आपने। रिले ई का टाइम 0.5 सेकंड मजीद कम करेंगे तो इसका टाइम आ जाएगा रिले जी का। अब रिले ई का टाइम होगा 1.5 सेकंड, तो रिले जी का टाइम होगा 1 सेकंड। अब आगे आ जाएं, बारी आएगी रिले आई की। ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेक्स्ट रिले है। रिले जी का टाइम 1 सेकंड है, तो रिले
आई का टाइम 0.5 सेकंड होके 0.5 सेकंड रह जाएगा। तो इसी तरह हमारा एक क्लॉकवाइज लूप पूरा हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपने एक क्लॉकवाइज लूप लेना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितनी रिलेज लगी होंगी, सबसे पहले आपने नॉन डायरेक्शनल रिले यानी रिले ए को 2.5 सेकंड टाइम देना है। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितनी रिलेज आएंगी, हर रिले का 0.5 सेकंड टाइम कम करते जाना है। रिले ए को हम 2.5 सेकंड टाइम देके शुरू करेंगे और देखेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितनी भी रिलेज आएंगी, सबका टाइम 0.5 कम करते करते हम 0.5 पे ही आ जाएंगे। ए 2.5 सेकंड, सी 2 सेकंड, ई 1.5 सेकंड, जी 1 सेकंड और आई 0.5 सेकंड। अब हमने एंटी क्लॉकवाइज लूप लेना है। एंटी क्लॉकवाइज लूप में सबसे पहले बारी है रिले जे की। रिले जे की हम टाइम सेटिंग करेंगे 2.5 सेकंड पे, जैसे हमने रिले ए की टाइम सेटिंग की थी 2.5 सेकंड पे। ये भी एक नॉन डायरेक्शनल रिले है। अच्छा, तो अब हम अगली रिले जो इस लूप में होगी वो लेंगे रिले एच, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगली रिले रिले एच आ रही है। रिले एच को हम टाइम सेकंड देंगे 0.5 सेकंड के डिफरेंस से 2 सेकंड। रिले जे का टाइम 2.5 सेकंड, 0.5 सेकंड के हिसाब से अगली रिले रिले एच। अच्छा, अब अगली रिले इसी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिले होगी रिले एफ। इसका टाइम होगा 1.5 सेकंड। अब आगे चलते जाएं एंटी क्लॉकवाइज लूप में, तो आगे रिले आएगी रिले डी। रिले डी का 0.5 सेकंड के डिफरेंस से टाइम होगा 1 सेकंड। अब एंटी क्लॉकवाइज चलते जाएं तो इसी डायरेक्शन में अगली रिले होगी रिले बी और इसका टाइम होगा 0.5 सेकंड। तो स्टूडेंट्स, रिलेज की टाइम सेटिंग तो हो गई। अब हमने देखना है कि जब फॉल्ट आएगा तो रिलेज किस तरह बिहेव करेंगी। चलें, अब फर्ज कर लिया कि फॉल्ट आ गया रिले ई और एफ के दरमियान। तो यहाँ पर फॉल्ट आने पर रिले और एफ को ही ऑपरेट करना चाहिए। अब फॉल्ट क्लॉकवाइज भी आ सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी आ सकता है। फर्ज करें फॉल्ट आया क्लॉकवाइज, तो रिले ई इसको डिटेक्ट कर लेगी। रिले के एरो की डायरेक्शन में रिवर्स पावर फ्लो करेगी तो रिले ऑपरेट कर जाएगी। अब यही फॉल्ट एंटी क्लॉकवाइज भी आ सकता है। एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो रिले एफ फॉल्ट को डिटेक्ट करेगी। फॉल्ट क्लॉकवाइज आया तो रिले ई के लिए ये रिवर्स पावर होगी, और फॉल्ट एंटी क्लॉकवाइज आया तो रिले एफ के लिए ये रिवर्स पावर होगी। रिले ई और रिले एफ तो डिटेक्ट कर लेंगी कि फॉल्ट है, हमने ऑपरेट करके ब्रेकर को ट्रिप करवाना है, जबकि दोनों का टाइम 1.5 सेकंड है। अब सवाल ये है कि 1.5 सेकंड से कम टाइम वाली रिलेज भी सिस्टम में मौजूद है, क्या वो तो नहीं ऑपरेट कर जाएंगे इससे पहले? अगर वो ऑपरेट कर जाएंगी तो बाकी का सिस्टम बिला वजह ही ट्रिप कर जाएगा। इसको चेक करने के लिए हम पहले देखेंगे रिले ई की डायरेक्शन में और कौन कौन सी रिलेज आ रही हैं। रिले ई की डायरेक्शन में रिले है रिले डी, लेकिन रिले डी के लिए तो ये नॉर्मल करंट है। रिले सी फॉल्ट को डिटेक्ट कर लेगी, लेकिन इसका अपना टाइम जो है वो 2 सेकंड है, जो कि रिले ई के टाइम से ज्यादा है। इसका मतलब रिले सी के ऑपरेट करने से पहले रिले ई ऑपरेट कर जाएगी। इसी तरह बी को देखें, इसकी डायरेक्शन भी उलट है। इसके लिए भी ये नॉर्मल करंट होगी। बाकी रह गई रिले ए, और ये रिले बाई डायरेक्शनल है, किसी भी डायरेक्शन में फॉल्ट आएगा तो इसने ऑपरेट कर जाना है, लेकिन इसका टाइम 2.5 सेकंड है। जबकि रिले ए और रिले सी दोनों का टाइम देखा जाए तो रिले ई से कम है, तो ई रिले ही ऑपरेट करेगी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमारे सिस्टम में जिस रिले को ऑपरेट करना चाहिए था सिर्फ वही रिले ऑपरेट हुई। अब फर्ज कर लें फॉल्ट आ जाता है रिले एफ की डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज फॉल्ट आ गया जी। तो अब इस डायरेक्शन में बाकी रिलेज भी मौजूद हैं। इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाकी रिलेज में रिले एच है और रिले जे है। रिले एच का टाइम जो है वो 2 सेकंड है और रिले जे का टाइम 2.5 सेकंड है, लेकिन रिले एफ का टाइम 1.5 सेकंड है। अब फॉल्ट आ गया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये रिले आई के लिए और रिले जी के लिए तो नॉर्मल करंट होगा। रिले एच तो फॉल्ट को डिटेक्ट कर लेगी, लेकिन इसका टाइम रिले एफ से ज्यादा है। रिले एफ का टाइम है 1.5 सेकंड और रिले एच का टाइम 2 सेकंड। तो एच के ऑपरेट करने से पहले ही रिले एफ ऑपरेट कर जाएगी। इसी तरह रिले जे है, रिले जे फॉल्ट को डिटेक्ट तो कर लेगी, लेकिन इसका भी टाइम रिले एफ से ज्यादा है। तो इसी तरह रिले जे ऑपरेट नहीं करेगी, सिर्फ रिले एफ ऑपरेट करेगी और फॉल्टी सेक्शन को सिस्टम से अलग कर देगी, तो बाकी सिस्टम जो है वो नॉर्मली चलता रहेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टाइम ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन। तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर लेक्चर्स।
और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।